है उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासनिक ढांचे, उसके जटिल भूगोल और ताज़ा करंट अफेयर्स की परतों को खोलना। जी। और सबसे जरूरी बात, आज हमें कुछ भी रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम किसी जगह के बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर सिर्फ आंकड़ों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन आज हम इस पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके और इसके पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्रशासन की इस विशाल पहिए की बात करें तो हमारे सोर्स मटेरियल का पहला हिस्सा बताता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। हाँ, 75 जिले। और इन्हें 18 मंडलों में यानी डिविजन्स में बांटा गया है। देखिए, इस विभाजन के पीछे का जो मुख्य कारण है ना, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, यानी प्रशासन को आसान और सुलभ बनाना। मतलब एक ही जगह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एकदम सही। इतने बड़े राज्यों को लखनऊ में बैठकर एक ही जगह से नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए इन 18 मंडलों का निर्माण किया गया है। हर मंडल का प्रमुख एक कमिश्नर होता है जो पूरे कमिश्नरी सिस्टम को लीड करता है। जी। वहीं जमीनी स्तर पर हर जिले का प्रमुख डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अगर इसे एक मानसिक चित्र या एनालॉजी के जरिए समझा जाए तो ये किसी विशाल घड़ी की मशीनरी जैसा लगता है, जहाँ एक बहुत बड़ा गियर है और उसके अंदर छोटे छोटे गियर्स एक साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। कल्पना कीजिए कि पूरा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी मशीन है। इस मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो 18 बड़े गियर्स लगे हैं वो हमारे मंडल हैं। और इन बड़े गियर्स के संपर्क में जो 75 छोटे गियर्स लगातार घूम रहे हैं वो जिले हैं। राज्य सरकार की नीतियां सीधे गांव-गांव तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए बड़े गियर्स घूमते हुए छोटे गियर्स को यानी डीएम को गति और दिशा देते हैं, ताकि विकास का पहिया बिना रुके सबसे निचले स्तर तक काम करता रहे। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। शुक्रिया। इसी प्रशासनिक ढांचे को लेकर हमारी स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम अलर्ट या ट्रिविया दिया गया है। वो क्या है? अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ न्यूज़ डिबेट्स में भी ये चर्चा सामने आती है कि प्रशासनिक सुविधा को और बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 अलग-अलग भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा जाता रहा है। जी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और पश्चिम प्रदेश। बिल्कुल। एक जागरूक छात्र और नागरिक के तौर पर ये जानना बहुत दिलचस्प है। और इसके पीछे का क्यों समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, ये कोई नया विचार नहीं है। जब कोई भूभाग इतना विशाल होता है तो उसके अलग अलग क्षेत्रों की जरूरतें भी बिल्कुल अलग होती हैं। हाँ, वहाँ की चुनौतियाँ भी अलग होंगी। उदाहरण के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक संरचना, वहाँ का औद्योगिकरण और कृषि की जरूरतें पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्या से बिल्कुल अलग हैं। या फिर बुंदेलखंड के सूखे की स्थिति को ही ले लीजिए। एकदम सही। इसलिए प्रशासन को अधिक विकेंद्री और प्रभावी बनाने के लिए इस तरह के विभाजन के प्रस्ताव समय समय पर आते हैं। ये विशुद्ध रूप से विकास और प्रशासनिक सुगमता की बहस है। तो चलिए अब नोट्स के अगले हिस्से पर फोकस करते हैं। ये हिस्सा पश्चिमी यूपी और राजधानियों के एक बेहद खास त्रिकोण पर रोशनी डालता है। ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। पश्चिमी हिस्से की बात करें तो सबसे उत्तर में सहारनपुर मंडल है, फिर मुरादाबाद और बरेली का जिक्र आता है। मुरादाबाद तो अपने पीतल के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है वो। जी, और इसी बेल्ट में मेरठ भी शामिल है। मेरठ का जिक्र आते ही एक अलग ही ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ जुड़ जाता है। ये बात तो माननी पड़ेगी। मेरठ का अपना एक अलग ही भौकाल है। बिल्कुल, वहाँ का रुतबा ही अलग है। वहाँ के लोगों का जो बेबाक अंदाज है वो सिर्फ एक रवैया नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा ऐतिहासिक आत्मविश्वास है। 1857 की क्रांति का उद्गम स्थल होने के नाते वहाँ की मिट्टी में ही एक अलग ऊर्जा है। सही कहा आपने। इसके अलावा हमारी स्लाइड ये भी बताती है कि इसी क्षेत्र में अलीगढ़ एक छोटा मंडल है जिसमें केवल 4 जिले शामिल हैं। जी, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। किसी भी विशाल राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज को चलाने के लिए सिर्फ एक केंद्र पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। पहली है प्रशासनिक राजधानी जो लखनऊ है, नवाबों का शहर, जहां से पूरी सरकार की नीतियां तय होती हैं। दूसरी है औद्योगिक राजधानी कानपुर। अपने समृद्ध कपड़ा उद्योग और कारखानों के कारण इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। और तीसरी है सांस्कृतिक या धार्मिक राजधानी वाराणसी, बनारस, यानी प्रशासन, उद्योग और संस्कृति का एक परफेक्ट बैलेंस। ये त्रिकोण पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था और उसकी सांस्कृतिक आत्मा को एक साथ बांध कर रखता है। एकदम सही विश्लेषण है ये। और चूंकि हमने कानपुर और उसके उद्योगों का जिक्र किया है, तो नोट्स में छिपा एक बहुत ही शानदार तथ्य समाजशास्त्र के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महिला साक्षरता वाला पॉइंट। बिल्कुल। पूरे उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर
यानी फीमेल लिटरेसी के मामले में कानपुर नगर सबसे आगे है। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। देखिए, जब किसी शहर में भारी औद्योगिकरण होता है तो वहां शहरीकरण तेजी से बढ़ता है। लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं। जी, शहरीकरण और कारखानों का विकास अक्सर परंपरागत पितृसत्तात्मक बेड़ियों को कमजोर करता है। उद्योग को एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। तो इसी आर्थिक जरूरत और शहरी खुलेपन ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। और यही कारण है कि कानपुर नगर महिला साक्षरता में सबसे अव्वल है। ये वाकई में एक शानदार इंसाइट है। अब अगर हम थोड़ा वर्तमान परिदृश्य और ताजा करंट अफेयर्स की ओर बढ़ें, तो हमारी शोध सामग्री में कुछ नए अपडेट्स दर्ज हैं। जी, करंट अफेयर्स तो हमेशा ही बहुत डायनामिक होते हैं। पहला अपडेट एक महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन के बारे में है। लखीमपुर खीरी, जो क्षेत्रफल के लिहाज से यूपी का सबसे बड़ा जिला है, उसके एक बड़े क्षेत्र मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर नगर करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा है। स्थानों के नाम बदलना अक्सर ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करने का एक तरीका होता है। बिल्कुल, और नाम परिवर्तन के साथ साथ राज्य के आर्थिक भविष्य को लेकर भी बड़े बदलाव हो रहे हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का प्रभाव। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं। और वो 8 जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और सबसे अंत में शामिल होने वाला शामली। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एनसीआर का गठन आखिर किया क्यों गया था। दिल्ली के दबाव को कम करने के लिए। बिल्कुल, दिल्ली अपने बुनियादी ढांचे के चरम पर पहुंच चुकी थी। जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए आसपास के राज्यों में सैटेलाइट शहर विकसित करने पड़े। इसी के कारण गाजियाबाद और नोएडा जैसे आर्थिक पावर हाउस बने। और अब इस विकास को और आगे ले जाने के लिए मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर को भी एनसीआर में शामिल करने की मांग उठ रही है, ताकि दिल्ली के आसपास समान विकास सुनिश्चित हो सके और आर्थिक समृद्धि का दायरा बड़ा हो सके। और इसी कॉन्सेप्ट से प्रेरणा लेते हुए हमारी अगली स्लाइड एक बहुत बड़ी भविष्य की योजना का खुलासा करती है, यूपीएससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन। ये एक बहुत ही विजनरी कदम है। जी, ये बिल्कुल दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ के आसपास विकसित किया जा रहा है। ये भविष्य की चुनौतियों को पहले से भांपने का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज लखनऊ भी उसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां कभी दिल्ली थी। वहां भी ट्रैफिक और संसाधनों पर भारी दबाव है। जी, इस दबाव को विकेंद्रित करने के लिए ही एससीआर का गठन किया जा रहा है। इसमें लखनऊ को केंद्र में रखकर 6 अन्य जिलों को जोड़ा जा रहा है। और वो 6 जिले हैं उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई और कानपुर। तो लखनऊ को मिलाकर कुल 7 जिलों का एक विशाल इकोनॉमिक जोन तैयार हो रहा है। जब ये 7 जिले एक ही मास्टर प्लान के तहत विकसित होंगे तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, मेट्रो लाइनें और औद्योगिक कॉरिडोर एक साथ जुड़ जाएंगे। ये पूरे राज्य के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। निश्चित रूप से। अब जब हम इन जमीनी हकीकतों की बात कर ही रहे हैं, तो राज्य के भूगोल को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जमीन के बिना तो कोई विकास नहीं हो सकता। सही कहा। क्षेत्रफल के मामले में लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। इसका कुल फैलाव 7,680 वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। दुनिया में ऐसे कई संप्रभु देश हैं जिनका क्षेत्रफल इससे भी कम है। यहाँ हमारे नोट्स में एक कंफ्यूजन पॉइंट को बहुत ही स्पष्ट रूप से सुलझाया गया है, और जो भी श्रोता नोट्स बना रहे हैं वो इस एग्जाम अलर्ट को जरूर मार्क कर लें। जी, ये बहुत बार गलत हो जाता है। अक्सर पुरानी किताबों में सबसे छोटा जिला हापुड़ बताया जाता है, लेकिन आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स और एग्जाम डेटा के अनुसार सबसे छोटा जिला भदोही है, जिसे संत रविदास नगर भी कहा जाता है। जी, इसका क्षेत्रफल महज 1015 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे में हमें हमेशा आधिकारिक आंकड़ों पर ही भरोसा करना चाहिए। और अगर हम बड़े जिलों का सही क्रम देखें तो क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे पहले लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र और फिर हरदोई का नंबर आता है। मंडलों की स्थिति क्या है? मंडलों के स्तर पर देखें तो लखनऊ मंडल सबसे बड़ा है, इसमें 6 जिले आते हैं। इसके ठीक विपरीत झांसी मंडल सबसे छोटा है, जिसमें मात्र 3 जिले आते हैं। हाँ, वहां की कठोर जमीन और पथरीली टोपोग्राफी बड़े प्रशासनिक विस्तार को कठिन बनाती है। अभी आपने हरदोई का जिक्र किया था। अगर दिमाग में उत्तर प्रदेश का एक नक्शा उकेरा जाए तो हरदोई की स्थिति किसी पजल के उस मुख्य टुकड़े की तरह नजर आती है जो बिल्कुल बीचों बीच फंसा हो, एक मिलन बिंदु की तरह। बिल्कुल। यह जिला 8 अन्य जिलों की सीमाओं को छूता है: शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ,
उन्नाव, कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद। ये केंद्रीय स्थिति केवल मैप पर देखने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि इसका गहरा रणनीतिक महत्व रहा है। जो भी क्षेत्र इतने सारे अन्य क्षेत्रों से जुड़ा होता है, वहां से राज्य के हर कोने तक पहुंचना आसान होता है। भूगोल की इस चर्चा से आगे बढ़ते हुए आइए उस पहलू पर बात करते हैं जो असल में किसी भी राज्य की धड़कन होता है, वहां की जनता यानी डेमोग्राफिक्स। 2011 की जनगणना के आंकड़े हमारे पास हैं। जी, और वे बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास पेश करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है, वहीं दूसरी ओर सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। इन दोनों जिलों की हकीकत को समझना बहुत दिलचस्प है। प्रयागराज सिर्फ एक आवासीय शहर नहीं है, ये सदियों से शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, राजनीतिक केंद्र रहा है। और उसका धार्मिक महत्व तो असीम है ही। जहां अवसर और महत्व दोनों होंगे, वहां लोगों का पलायन होगा। दूसरी ओर महोबा बुंदेलखंड का हिस्सा है। वहां पानी की भारी कमी और पथरीले इलाके के कारण अवसर सीमित हैं, जिससे वहां आबादी कम है। इसी से जुड़ा एक और कड़ा कंट्रास्ट जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का है। एक तरफ गाजियाबाद है, जिसे यूपी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहां सर्वाधिक जनघनत्व है। इसे अगर एक वर्टिकल शहरी जंगल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ ललितपुर है, जहां जनघनत्व पूरे राज्य में सबसे कम है। यहां जमीन की भौगोलिक बनावट का सिद्धांत लागू होता है। गाजियाबाद सीधे दिल्ली से सटा है, रोजगार के लिए लोग आते जा रहे हैं, लेकिन जमीन सीमित है, तो शहर आसमान की ओर बढ़ने लगता है। जी, गगनचुंबी इमारतें। वहीं ललितपुर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन वहां के पठारी और दुर्गम इलाके के कारण आबादी बहुत बिखरी हुई है। जनसांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा है। हमारे नोट्स बताते हैं कि सबसे साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा है, जहां साक्षरता दर लगभग 80% के करीब है। और सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती है, जहां यह दर 50% से भी नीचे लगभग 46.74% है। ये अंतर क्यों है? व्यवस्था ही उच्च शिक्षित लोगों की मांग करती है। इसके विपरीत श्रावस्ती पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, जहां लंबे समय तक शिक्षा के बुनियादी ढांचे का अभाव रहा। ये राज्य के विकास की गहरी असमानताओं को उजागर करता है। आज की इस चर्चा के अंतिम पड़ाव में राज्य के मौसम के मिजाज का जिक्र है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में दर्ज की जाती है, जबकि सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से हवाओं और पहाड़ों के खेल पर निर्भर है। गोरखपुर तराई बेल्ट में स्थित है ना? जी, जब मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, तो वे हिमालय की तलहटी से टकराकर इस तराई क्षेत्र में भारी बारिश करती हैं, जहां बाबा गोरखनाथ का धाम है। और मथुरा के केस में? इसके बिल्कुल उलट। मथुरा राज्य के पश्चिमी छोर पर है, जो राजस्थान के रेगिस्तान के करीब है, एक अर्धशुष्क क्षेत्र। वहां तक पहुंचते पहुंचते मानसून की हवाओं में नमी लगभग खत्म हो जाती है, जिसके कारण वहां बारिश सबसे कम होती है। तो आज हमने प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर पश्चिमी यूपी के भौकाल, नए इकोनॉमिक जोन्स और मौसम के विरोधाभासों तक हर एक परत को गहराई से समझा है। और इन सब चीजों को आपस में जोड़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा जाए, बिल्कुल रटा ना जाए। आज हमने देखा कि यूपी महज एक भूभाग नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल और शानदार व्यवस्था है, जो एक विशाल जनसंख्या को आगे ले जा रही है। इस पूरी गहन चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहेंगे। सोच के देखिए, अगर भविष्य में बेहतर प्रशासन के लिए उत्तर प्रदेश को वाकई 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, तो भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था का नक्शा किस तरह से बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर खुद गहराई से विचार किया जाना चाहिए, जिसका पहला पड़ाव राजधानी लखनऊ होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अगला वीडियो